दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास के टॉपिक संवेगात्मक विकास, संवेग की परिभाषाएं, गेट्स के अनुसार संवेग के प्रकार, मैकडूगल ने संवेग के किन किन प्रकारों की चर्चा की है, संवेग की विशेषताएं, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार होता है, किशोरावस्था में कौन कौन से संवेग हैं वो बालक में आ जाते हैं, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, संवेगों पर नियंत्रण की युक्तियाँ क्या हैं। इन सब बातों की चर्चा हम दोस्तों इस वीडियो में करने वाले हैं। ये वीडियो है दोस्तों हमारे किसी भी तरह की जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार की जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे। दोस्तों आपको ये वीडियो बड़ी ज़रूर लगेगी, लेकिन संवेगात्मक विकास को लेकर के जो भी प्रश्नोत्तर हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र में बाल विकास टॉपिक इंक्लूड किया जाता है, उसमें हमें किसी प्रकार का कोई डाउट इस वीडियो के बाद में नहीं रहने वाला है। संवेगात्मक विकास, संवेग शब्द अंग्रेजी के इमोशन का पर्याय है जो लैटिन भाषा के शब्द इमोवेयर से बना है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना अथवा संवेग। यहाँ से दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि संवेग है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो हमें देखना है इमोवेयर से बना है। और इमोवेयर का क्या अर्थ होता है? उत्तेजित करना या संवेग। और संवेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इमोशन कहते हैं। संवेग व्यक्ति की वह दशा है जिसमें उसकी शारीरिक स्थिति परिवर्तित होती है तथा वह उत्तेजना महसूस करता है। यानी जब संवेग व्यक्ति में संवेग आते हैं, संवेगों की स्थिति बनती है, तो उसमें जो शारीरिक स्थिति है उसमें शारीरिक परिवर्तन आ जाते हैं और उसमें उत्तेजना महसूस होनी शुरू हो जाती है। अब देखिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने संवेग की क्या परिभाषा दी है। क्रो एंड क्रो ने संवेग के संबंध में कहा है, संवेग भावात्मक अनुभूति है जो व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक उत्तेजना पूर्ण अवस्था तथा आंतरिक समायोजन के साथ जुड़ी होती है। ये संवेग की परिभाषा क्रो एंड क्रो ने दी है। रोस ने कहा है, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। वुडवर्थ ने संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। जर्सिल्ड के अनुसार किसी आवेग के उत्पन्न होने, उत्तेजित हो जाने तथा भड़क जाने की अवस्था संवेग कहलाती है। गेल्डार्ड ने कहा है संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। ये परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों ने संवेग के संदर्भ में दी है। संवेग को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जाता है, प्राथमिक संवेग और सेल्फ कॉन्शियस संवेग। ये दो प्रकार के जो संवेग हैं वो माने जाते हैं। प्राथमिक संवेग देखो, प्राथमिक संवेग मानव और पशुओं में पाए जाते हैं, जैसे खुशी, गुस्सा, दुख, भय इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ये सभी भावनाएं जीवन के प्रथम 6 माह में उपस्थित होती है। यानी प्राथमिक जो संवेग है वो हमारा जीवन स्टार्ट होता है, हम जन्म लेते हैं, उसके 6 महीने तक ये उपस्थित रहते हैं, जिसमें खुशी, गुस्सा, दुख और भय ये प्राथमिक संवेग मनुष्य में और जानवरों में पाए जाते हैं। दूसरा है सेल्फ कॉन्शियस संवेग। इसके अंतर्गत कॉन्शियसनेस की जरूरत होती है, जिसमें सहानुभूति, ईर्ष्या, शर्मिंदगी आते हैं, जो 1.5 से 2 वर्ष की आयु में कॉन्शियसनेस की उपज के बाद नजर आते हैं। गर्व, श्रम, ग्लानि 1.5 वर्ष की आयु में पहली बार में नजर आते हैं। इनके विकसित होने पर बच्चे सामाजिक मापदंडों और नियमों को ग्रहण करते हैं और इन्हें अपने व्यवहार का मूल्यांकन करने में प्रयोग में पाते हैं। ये होते हैं सेल्फ कॉन्शियस संवेग। हंसना और रोना दो ऐसी संवेगात्मक अभिव्यक्तियां हैं जो जन्मजात शिशु अपने माता पिता से संपर्क बनाते हुए दिखाता है। जब वह जन्म लेता है उस समय हंसना और रोना ये दो संवेगात्मक अभिव्यक्तियां, ये नवजात शिशु के संवेगात्मक वार्तालाप के पहले प्रकार है। यानी जब छोटा बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है और वो अपने माता पिता के साथ में किसी प्रकार का कोई संपर्क करता है, तो वह हंसना और रोना इसके द्वारा ही वह दर्शाता है कि मुझे ये चीज़ पसंद है या नहीं पसंद है, मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं चाहता हूँ। और माता पिता उसके उस संवेग को देख करके जान जाते हैं कि बच्चे की क्या इच्छा है। अब है संवेगों की विशेषताएं, संवेगों की व्यापकता। संवेग सभी प्राणियों में पाए जाते हैं, मानव हो अथवा पशु पक्षी, बालक
अथवा वृद्ध सभी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार के संवेगों को प्रदर्शित करते हैं। यानी संवेग हैं वो चाहे मनुष्य है चाहे जानवर है, इन सब में क्या है संवेग पाए जाएंगे। और अलग अलग स्थिति में अलग अलग जो संवेग हैं वो मानव और जानवर में प्रदर्शित होते हैं। दूसरा है विचार शक्ति का लोप। संवेग हमारी विचार शक्ति का लोप कर देता है, इसलिए हम उचित या अनुचित का विचार किए बिना कुछ भी कर बैठते हैं। यानी जब संवेगों की उत्पत्ति होती है तो मनुष्य उचित अनुचित का भाव नहीं रख पाता है। उदाहरण के लिए क्रोध से वशीभूत होकर मानव ही मानव की हत्या करने से भी नहीं चूकता है। ये संवेग की स्थिति में मनुष्य के अंतर्गत उचित अनुचित के भाव नहीं होते हैं। शारीरिक परिवर्तन। संवेगों के समय व्यक्ति की शारीरिक दशा में कई परिवर्तन देखे जा सकते हैं, जैसे डर के समय कांपना, रोंगटे खड़ा होना, मुख सूख जाना, क्रोध के समय मुंह लाल होना, पसीना आना, आवाज़ का कर्कश होना, प्रसन्नता के समय हंसना, मुस्कुराना, चेहरे का खिल जाना आदि जो शारीरिक परिवर्तन है वो मनुष्य में संवेग आने पर दृष्टिगोचर होते हैं। संवेगों का स्थानांतरण। संवेग कभी कभी अन्य परिस्थितियों में स्थानांतरित भी हो जाते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति क्रोध में अपने नौकर को डांट रहा है तथा उस समय कोई अन्य व्यक्ति आकर उससे कुछ सार्थक बात करना चाहता है तो प्राय क्रोधी व्यक्ति को आगंतुक पर भी अनावश्यक क्रोध आने लगता है। इस प्रकार संवेगों का स्थानांतरण भी कभी कभी हो जाता है। व्यक्तिगतता। एक ही स्थिति में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के संवेग तथा उनकी मात्रा भिन्न भिन्न हो सकती है। यानी संवेगों की जो स्थिति है वो मनुष्य में अलग अलग मात्रा के अनुसार अलग अलग स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। संवेगों की अस्थिरता। संवेगों की जो प्रकृति है वो अस्थायी है, यानी संवेग अस्थायी रूप से विद्यमान नहीं होते हैं। हम जिस प्रकार का हमारा व्यवहार होता है उस प्रकार के संवेग हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। संवेग है वो थोड़े समय तक रहते हैं, फिर शीघ्र ही व्यक्ति सामान्य स्थिति में आ जाता है। क्रोध की मनोदशा में माँ अपने बच्चों को डांटती है, परंतु थोड़ी देर के बाद ही वह सामान्य हो जाती है। सुख दुख का भाव निहित होना। संवेगों में या तो सुख का भाव निहित होता है या दुख का भाव निहित होता है। यानी संवेगों में दोनों ही स्थितियां मनुष्य के अंदर देखने को मिलती हैं, सुख और दुख की। प्रेम, स्नेह व वात्सल्य जैसे संवेगों में सुख का भाव निहित रहता है, जबकि भय, घृणा, ईर्ष्या जैसे संवेगों में दुख का भाव निहित रहता है। मूल प्रवृत्तियों में संबंध। संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है, जैसे जिज्ञासा से आश्चर्य, पलायन से भय, संग्रहण से अधिकार तथा ह्रास से आमोद की उत्पत्ति होती है। वस्तुतः प्रत्येक संवेग किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से ही उत्पन्न होता है। यानी संवेगों के उत्पन्न होने का कारण क्या है? मूल प्रवृत्तियां हैं। संवेगों की क्रियात्मक प्रवृत्ति। प्रत्येक संवेग किसी न किसी एक क्रियात्मक प्रवृत्ति से संबंधित होता है। भय में व्यक्ति भागता है, आमोद में व्यक्ति हंसता है और क्रोध में व्यक्ति की जो भौहें हैं वो तन जाती हैं। ये संवेग आने पर व्यक्ति की जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं। अब देखिए गेट्स ने संवेगों के कितने प्रकार बताए हैं। गेट्स ने संवेग के 5 प्रकार बताए हैं। यानी यहाँ से प्रश्न ये आता है कि निम्न में से किस प्रकार का जो संवेग है वो गेट्स ने नहीं बताया है, या किस प्रकार के संवेगों की चर्चा है वो गेट्स ने की है। तो इसमें भय, क्रोध, प्रेम, दया और काम शक्ति, ये 5 प्रकार के जो संवेग हैं वो गेट्स ने बताए हैं। संवेगों के प्रकार अब मैकडूगल के अनुसार, ऊपर हमने गेट्स के अनुसार जो 5 प्रकार के जो संवेग गेट्स ने चर्चा की है उनकी चर्चा की, भय, क्रोध, प्रेम, दया और काम शक्ति। अब हम मैकडूगल के द्वारा बताए गए जो 14 प्रकार के संवेग हैं उन पर चर्चा करते हैं। मैकडूगल ने कुल 14 संवेगों का उल्लेख किया है, जिनमें से प्रत्येक संवेग की एक एक मूल प्रवृत्ति होती है और वो अपनी उस मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। मैकडूगल के द्वारा बताए गए 14 प्रकार के संवेग, यानी मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेगों की चर्चा की है? 14 प्रकार के संवेगों की चर्चा की है। इस प्रकार का प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है।
तो ये कौन कौन से संवेग हैं और इनकी मूल प्रवृत्तियां क्या हैं। यहाँ से बार बार इस प्रकार का जो प्रश्न है बनता है कि मैकडूगल ने किस प्रकार के संवेगों की चर्चा की है, या मैकडूगल के का जो संवेग है उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है। एक संवेग का नाम दिया जाता है और उसकी मूल प्रवृत्ति पूछी जाती है, या कौन से मूल प्रवृत्ति के द्वारा किस प्रकार का जो संवेग है वो उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो देखिए, पलायन जो मूल प्रवृत्ति है उससे भय है वो संवेग उत्पन्न होता है। युयुत्सा मूल प्रवृत्ति के कारण क्रोध संवेग उत्पन्न होता है। निवृत्ति से घृणा संवेग उत्पन्न होता है। संतान कामना मूल प्रवृत्ति से वात्सल्य संवेग उत्पन्न होता है। शरणागति मूल प्रवृत्ति से करुणा संवेग उत्पन्न होता है। काम प्रवृत्ति से कामुकता, काम प्रवृत्ति से कौन सा संवेग उत्पन्न होगा, कामुकता। जिज्ञासा से आश्चर्य संवेग उत्पन्न होगा। दैन्य से आत्महीनता संवेग है उत्पन्न होगा। आत्म गौरव से आत्म अभिमान संवेग उत्पन्न होगा। सामूहिकता से एकांकीपन संवेग उत्पन्न होगा। भोजन तलाश से संवेग है वो भूख उत्पन्न होगा। संग्रह मूल प्रवृत्ति से अधिकार है ये संवेग उत्पन्न होगा। रचना धर्मिता से कृति भाव संवेग उत्पन्न होगा। हास से आमोद संवेग है ये उत्पन्न होगा। ये इस प्रकार मैकडूगल ने ये 14 प्रकार के संवेगों की चर्चा की है। ये इनकी मूल प्रवृत्तियाँ और संवेग हमें ये कंठस्थ याद करना है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न है वो परीक्षाओं में बार बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। भारतीय विद्वानों ने केवल 2 प्रकार के जो संवेग हैं वो ही स्वीकार किए हैं, रागात्मक संवेग और द्वेषात्मक संवेग। ये ही 2 संवेग है वो भारतीय विद्वानों ने माने हैं। देखिए, रागात्मक जो संवेग हैं उनमें यहाँ से दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि जो अपने से बड़ों के प्रति जो रागात्मक संवेग है वो किस प्रकार का है, या निम्न में से कौन सा है। तो हमें इन्हें भी ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। तो रागात्मक जो संवेग, इसमें अपनों से बड़ों के प्रति रागात्मक संवेगों में आते हैं। सम्मान, भक्ति और श्रद्धा है ये अपनों से बड़ों के प्रति रागात्मक संवेग आते हैं। अपने बराबर वालों के प्रति रागात्मक संवेग कौन से हैं, मित्रता, प्रेम और आसक्ति है ये अपने के बराबर वालों के प्रति रागात्मक संवेग है। अपनों से छोटों के प्रति स्नेह, वात्सल्य और दया ये रागात्मक संवेग हैं, अपने से छोटों के प्रति आते हैं। द्वेषात्मक संवेगों में देखो कौन कौन से हैं। अपनों से बड़ों के प्रति जब द्वेष की भावना उत्पन्न होती है तो किस प्रकार के संवेग उत्पन्न होते हैं, भय, कायरता और घृणा जो संवेग है अपनों से बड़ों के प्रति द्वेषात्मक संवेग उत्पन्न होते हैं। अपने बराबर वालों के प्रति जो द्वेष उत्पन्न होता है वो क्रोध, ईर्ष्या और जलन ये द्वेषात्मक जो संवेग हैं वो अपने से बराबर वालों के प्रति उत्पन्न होते हैं। अपनों से छोटों के प्रति जो द्वेषात्मक जो संवेग हैं वो कौन से उत्पन्न होते हैं, इसमें गर्व, अभिमान, अधिकार, ये इस प्रकार के 2 प्रकार के जो संवेग हैं वो भारतीय विद्वानों ने इनको स्वीकार किया है। कुछ संवेग ऐसे होते हैं जो नैसर्गिक होते हैं यानी प्राकृतिक होते हैं, जैसे भय, क्रोध, आश्चर्य और शोक, ये हैं वो प्राकृतिक संवेगों की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से आते हैं, भय, क्रोध, आश्चर्य और शोक। जबकि कुछ संवेग ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे विकसित होते हैं, इनकी श्रेणी में आएंगे ईर्ष्या, प्रेम और घृणा है, ये धीरे धीरे विकसित होने वाले संवेगों की श्रेणी में आते हैं। जिन संवेगों से व्यक्ति को सुख मिलता है उन्हें सुखद संवेग अथवा धनात्मक यानी पॉजिटिव इमोशंस कहते हैं, जैसे प्रेम, स्नेह, मित्रता, ये जो संवेग हैं इनसे व्यक्ति को क्या मिलता है, सुख मिलता है, इन्हें धनात्मक संवेग भी कहा जाता है। जिन संवेगों से व्यक्ति को दुख मिलता है उन्हें दुखद संवेग या दुखप्रद या ऋणात्मक संवेग यानी नेगेटिव इमोशंस कहते हैं। जिनमें होता है भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ये होते हैं ये ऋणात्मक संवेग होते हैं, दुखप्रद संवेगों की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से आते हैं, भय, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या। अब देखिए, शेषावस्था में संवेगात्मक विकास यानी शेषावस्था में बालक में कौन कौन से संवेग वो देखे जा सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सभी जो संवेग है वो जन्मजात नहीं होते, यानी जन्म के समय व्यक्ति में किसी प्रकार के जो संवेग है वो नहीं होते हैं। व्यक्ति में धीरे धीरे संवेगों का विकास होता है। प्रारंभ में शिशु की संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं सामान्यतः उत्तेजना मात्र होती है।
धीरे धीरे उसमें देखो भय, क्रोध, हर्ष आदि संवेगों का उदय होने लगता है। किसमें? शिशु में भय, क्रोध और हर्ष जैसे संवेगों का उदय उसमें होता है। शिशु का संवेगात्मक व्यवहार अत्यधिक स्थिर होता है। इच्छा पूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होने पर उसमें संवेगात्मक उत्तेजना होती है। यानी जब छोटा बच्चा होता है और उसकी जो इच्छा पूर्ति नहीं होती है, यानी इच्छा पूर्ति नहीं होने के कारण वो क्या होता है, उसमें संवेगात्मक उत्तेजना आती है तथा इच्छा पूर्ति होते ही उसकी जो उत्तेजना है वो समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार देखो रोता हुआ शिशु खिलौने, दूध अथवा मिठाई आदि पाते ही रोना बंद कर देता है और हंसना प्रारंभ कर देता है। रोते हुए शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में स्थिरता आने लगती है। आयु के बढ़ने के साथ ऋणात्मक संवेगों की तीव्रता में कमी आती है, जबकि आयु के बढ़ने पर धनात्मक संवेगों की तीव्रता में बढ़ोतरी होती है। कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ेगी, बढ़ने के साथ साथ जो धनात्मक जो संवेग है उनकी तीव्रता में यानी उनकी जो गति है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और जो ऋणात्मक जो संवेग है वो आयु के बढ़ने के साथ साथ उनमें कमी आनी शुरू हो जाती है। प्रारंभ में शिशु के जो संवेग है वो अस्पष्ट होते हैं। प्रारंभ में शिशु में संवेग है वो दिखाई नहीं देते हैं तथा उन्हें पहचानना बहुत ही कठिन होता है। लगभग 2 वर्ष की आयु तक शिशु में लगभग सभी मुख्य जो संवेग है उनका विकास हो जाता है। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि लगभग कितनी वर्ष की आयु तक जो शिशु में है मुख्य संवेगों का विकास हो जाता है। तो 2 वर्ष की आयु तक शिशु में सभी जो मुख्य संवेग है उनका विकास हो जाता है। फ्राइड के अनुसार छोटे शिशु में आत्म प्रेम अर्थात निर्सिसजम की भावना होती है। उसके अनुसार 4-5 वर्ष के बाद बालक में मातृ प्रेम या पितृ विरोधी भावना ग्रंथि जो होती है यानी ओडिपस कॉम्प्लेक्स का विकास होता है, जबकि 4-5 वर्ष की बालिका में पितृ प्रेम या मातृ विरोधी भावना ग्रंथि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स विकसित हो जाती है। देखिए फ्राइड ने देखो क्या कहा है कि जब छोटा शिशु जो होता है उसमें जब 4-5 वर्ष की आयु के बाद उसमें मातृ प्रेम या पितृ यानी माता के प्रति प्रेम, यहाँ पर मातृ प्रेम है माता के प्रति प्रेम, और पितृ विरोधी पिता के विरोध की जो भावना ग्रंथि है वो उसमें क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। पिता के प्रति विरोधी भावना, माता के प्रति प्रेम, उसको कहते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ये इसमें बालक में 4-5 वर्ष की आयु में ऐसा देखा जाता है बालक में। और बालिका होती है, बालिका में पितृ प्रेम यानी पिता के प्रति प्रेम और माता विरोधी जो भावना ग्रंथि उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये बालिका में विकसित होती है, यानी दोनों में विरोधी भावनाएं होती है। बालक में मातृ प्रेम, बालिका में पितृ प्रेम, और बालक में पितृ विरोधी भावना ग्रंथि और बालिका में मातृ विरोधी भावना ग्रंथि विकसित होती है। ये फ्राइड के अनुसार। यहाँ से भी दोस्तों बार बार प्रश्न पूछा जा चुका है। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। बाल्यावस्था में संवेगों की उग्रता में कमी आ जाती है। बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं में किसी न किसी कारण से ईर्ष्या व द्वेष की भावना विकसित हो जाती है, जिसके कारण वे अपने भाई बहनों या साथियों को चिढ़ाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, तिरस्कार करते हैं, निंदा करते हैं, व्यंग्य करते हुए देखे जा सकते हैं। बाल्यावस्था में बालक में भय का संवेग होता है, यानी बालक में भय संवेग है वो देखा जाता है। बाल्यावस्था में बालक निराशा की भावना से पीड़ित होता है। परिवार, समाज तथा विद्यालय के द्वारा बनाए गए अनुशासन संबंधी जो नियम हैं वो बालकों की इच्छा पूर्ति में बाधक होते हैं। बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं में जिज्ञासा प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है, क्योंकि बालक जो है, बच्चा जो है वो जिज्ञासा प्रवृत्ति के द्वारा अनेक जो चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है, यानी जिज्ञासा प्रवृत्ति उसमें प्रबल देखी जा सकती है। बाल्यावस्था में क्रोध का संवेग प्रबल हो जाता है। बालक मौन होकर, उदास होकर अथवा भाई बहन या साथियों से झगड़ा करके अथवा व्यक्तियों की उठापटक करके अपने क्रोध को प्रकट करता है। प्रफुल्लता एक आनंददायक अभिव्यक्ति होती है। जब कोई सुखद अथवा आनंददायक परिस्थिति उत्पन्न होती है तब बालक प्रफुल्लता के वेग का अनुभव करता है। प्रफुल्लता के समान स्नेह भी एक सुखद संवेग है। बालक अपनी स्नेह भावना की अभिव्यक्ति उन व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के प्रति करता है जिनके साथ वह रहना चाहता है या जिनकी वह सहायता करना चाहता है।
जिन वस्तुओं और व्यक्तियों के संपर्क से सुख मिलता है उनके प्रति वह अपना स्नेह भी दिखाता है। ये बालक में संवेगात्मक विकास है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था में किस प्रकार के जो संवेग है वो मूल रूप से देखे जाते हैं। भाव प्रधान जीवन। किशोरावस्था में किशोर किशोरियों का जीवन अत्यंत भाव प्रधान होता है। किशोरियों में दया, प्रेम, क्रोध, सहानुभूति, सहयोग आदि प्रवृत्तियां अधिक प्रबल होती हैं। संवेगों में विभिन्नताएं किशोरावस्था में देखी जाती हैं। किशोरावस्था में संवेग में अत्यधिक विभिन्नता होती है। भिन्न भिन्न अवसरों पर किशोर किशोरियों के व्यवहार भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। वे कभी हतोत्साहित तो कभी उत्साह से परिपूर्ण, कभी उत्साहहीन, कभी अत्यधिक प्रसन्न तथा कभी अत्यधिक खिन्न, कभी अत्यधिक क्रोधी तथा कभी अत्यधिक सहानुभूतिपूर्ण, कभी अत्यधिक दयालु तथा कभी अत्यधिक रुष्ट किशोरावस्था में दिखाई देते हैं। विरोधी मनोदशाएं। किशोरावस्था में व्यक्ति में विरोधी मनोदशाएं दिखाई देती हैं। लगभग समान परिस्थिति में कभी वह अत्यधिक प्रसन्न तथा कभी अत्यंत दुखी दिखाई देता है। काम भावना। किशोरावस्था में काम भावना व्यवहार के केंद्रीय तत्व के रूप में कार्य करती है। स्वप्रेम, समलिंगी प्रेम तथा विषमलिंगी प्रेम के रूप में किशोर किशोरियां अपने काम प्रवृत्ति की संवेगात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं। ये काम भावना किशोरियों में या किशोरावस्था में देखी जाती है। स्वाभिमान की भावना। किशोरावस्था में स्वाभिमान की भावना प्रबल होती है। किशोर किशोरियां अपने आत्मगौरव, स्वाभिमान तथा सम्मान पर किसी प्रकार का आघात सहन नहीं करना चाहते हैं। ये किशोरावस्था में स्वाभिमान की जो भावना वो प्रबल हो जाती है। स्वाभिमान पर चोट लगने पर कभी किशोरी घर से पलायन कर भी जाते हैं अथवा आत्महत्या की बात भी सोचने लग जाते हैं। वीर पूजा। किशोरावस्था में वीर पूजा की भावना विकसित हो जाती है। कल्पनाशील होने के कारण किशोर किशोरियों को कहानी, उपन्यास, सिनेमा, इतिहास तथा वास्तविक जीवन के नायक व नायिकाएं अपने आदर्शों तथा वीरोचित गुणों से मुग्ध कर लेते हैं तथा उनके कार्यों व आदर्शों का अनुकरण करने का प्रयास भी करते हैं। अपराध की प्रवृत्ति। किशोरावस्था में अपराध की प्रवृत्ति वो बढ़ जाती है। किशोरों को न तो बालक समझा जाता है और न ही प्रौढ़, जिसके कारण उसे संवेगात्मक व्यवहार में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यानी इस स्थिति में वह आ जाता है कि न तो वह बच्चा रहता है न वह प्रौढ़ रहता है। वातावरण के अनुकूलन करने के प्रयास की असफलता से उसमें निराशा की भावना विकसित हो जाती है, जो उसे अपराध प्रवृत्ति की ओर प्रवृत्त कर देती है। प्रेम का अभाव, इच्छा पूर्ति में बाधा, निराशा से युक्त जीवन तथा नवीन अनुभवों की ललक के कारण किशोरावस्था में कभी कभी अपराध प्रवृत्ति है वो विकसित होने लगती है। चिंता मुक्त व्यवहार। किशोरावस्था में किशोर किशोरियां अपने बातों के प्रति चिंतित भी रहने लग जाते हैं। वह अपने रंग रूप, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, शैक्षिक प्रगति, भावी व्यवसाय आदि के प्रति सदैव व्यग्र रहने लगते हैं। स्वतंत्रता की भावना। किशोरावस्था में स्वतंत्रता की भावना अत्यधिक प्रबल होती है। किशोर किशोरियां अपने परिवार तथा समाज के आदर्शों, परंपराओं, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों आदि को न मानकर अपनी स्वतंत्र जीवन शैली अपनाना चाहते हैं। वे तर्क वितर्क करके रीति रिवाजों तथा सामाजिक आदर्शों उपयुक्तता को चढ़ना चाहते हैं। यदि उसके क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तब किशोर किशोरियां इन्हें सरलता से स्वीकार नहीं करते वरन विद्रोह करने का प्रयास भी करते हैं। किशोरावस्था में होने वाले संवेगात्मक विकास के अवलोकन से स्पष्ट है कि किशोर किशोरियों में क्रियाशीलता तथा स्वतंत्रता की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इस अवस्था में संवेग प्राय कुछ अधिक उग्र ही दिखाई देते हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला है वंशानुक्रम। व्यक्ति वंशानुक्रम के रूप में अपने माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से अनेक शारीरिक तथा मानसिक गुण व योग्यताएं प्राप्त करता है। दूसरी है मानसिक योग्यता। व्यक्ति के संवेगात्मक व्यवहार पर उसकी मानसिक क्षमता का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अधिक बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं उनमें संवेगात्मक जो क्षेत्र है वो विस्तृत होता है। उच्च मानसिक क्षमता वाले बालकों में अपने संवेगों को नियंत्रित करने की अधिक क्षमता होती है। स्वास्थ्य
व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य का उसके संवेगात्मक व्यवहार से घनिष्ठ संबंध होता है। स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा बीमार, रोगग्रस्त अथवा शारीरिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों में ऋणात्मक संवेगात्मक अस्थिरता अधिक होती है। थकान भी व्यक्ति के संवेगात्मक व्यवहार को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। थके हुए व्यक्ति में क्रोध, नाराजगी, चिड़चिड़ापन जैसे ऋणात्मक या अवांछनीय संवेग प्रदर्शित करने की अधिक प्रति पाई जाती है। यानी ये जो संवेग हैं वो ऋणात्मक जो संवेग हैं वो व्यक्ति में देखे जा सकते हैं। अभिभावकों का दृष्टिकोण, बच्चों की उपेक्षा करना, घर से अधिक समय बाहर रहना, बच्चों के संबंध में अत्यधिक लाड प्यार करना, बच्चों के प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप करना जैसे व्यवहार बच्चों में अवांछनीय संवेगात्मक व्यवहार विकसित कर देते हैं। परिवार का वातावरण, परिवार के वातावरण तथा सदस्यों का संवेगात्मक व्यवहार बालकों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। सामाजिक स्वीकृति, व्यक्ति अपने कार्यों की दूसरों के द्वारा प्रशंसा चाहता है। जब उसकी अभिलाषा पूर्ण नहीं होती तब उसमें संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। वास्तव में यदि व्यक्ति को अपने कार्यों की सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती तो उसका संवेगात्मक व्यवहार या तो शिथिल हो जाता है या उसका संवेगात्मक व्यवहार है वो उग्र हो जाता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करती है। उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले बालक बालिकाओं में भिन्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले बालक बालिकाओं की तुलना में संवेगात्मक स्थिरता प्राय अधिक होती है। विद्यालय का वातावरण, पाठ्यक्रम, कार्यक्रम, शिक्षक वृंद इत्यादि बालकों के संवेग के अनुकूल होते हैं तो उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है तथा उनका स्वस्थ संवेगात्मक विकास होता है। इसके विपरीत विद्यालय वातावरण से तालमेल न होने पर, परीक्षा में असफल हो जाने पर, अध्यापकों से अत्यधिक शुष्क व्यवहार आदि के कारण बालकों में अवांछित संवेग जैसे भय, क्रोध, चिड़चिड़ापन या घृणा आदि उत्पन्न हो जाते हैं। अध्यापकगण बालकों के समक्ष अच्छे तथा बुरे उदाहरण प्रस्तुत करके उसको साहसी या डरपोक, क्रोधी या सहनशील, शांत या कलहप्रिय बना सकते हैं। अच्छी आदतों के निर्माण तथा अच्छे आदर्शों का अनुसरण करने की इच्छा संवेगों को नियंत्रण करने की क्षमता प्रदान करती है। अब देखिए संवेगों पर नियंत्रण करने की उक्तियाँ। पहली है दमन, दुखद संवेगों को दबा देना। ये दमन युक्ति के द्वारा संवेगों को नियंत्रण किया जा सकता है। शमन, बलपूर्वक संवेगों को दबाना। मार्गंतरीकरण, गलत संवेग को सही रूप में बदलना सबसे रचनात्मक यह जो युक्ति है वो मानी जाती है। मानसिक रूप से व्यस्त रहना, विस्थापन या प्रतिगमन युक्ति का प्रयोग। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी वीडियो है वो लगातार मिलती रहे।